इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने जाति सूचना के उपयोग और प्रकटीकरण पर नया अध्याय खोल दिया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश में जातिवाद के खात्मे की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लागू करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में यह व्यवस्था बदल पाएगी। इसी मुद्दे पर हमने बातचीत की संस्कृत के प्रकांड विद्वान और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री से, जिन्होंने इस फैसले को एक टोटका तो बताया, लेकिन साथ ही इसे स्वागत योग्य शुरुआत भी माना। आइए सुनते हैं। आज ही डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी के पास आया हूँ, पारदर्शी विकास की ओर से संजीव भारती। आप संस्कृत के विश्व प्रसिद्ध विद्वान हैं, आप आर्य समाज के विद्वान हैं। आर्य समाज के प्रसार में आपका पूरा जीवन लगा है। संस्कृत के साहित्य सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और आप इस उम्र में भी सेवा निवृत्ति के बाद भी लेखन और संवाद से जुड़े हुए हैं। आपके सैकड़ों भाषण मीडिया में ब्रॉडकास्ट हुए हैं। इस समय भी आप संस्कृत साहित्य के सृजन में लगे हुए हैं। अभी हाई कोर्ट का जो फैसला आया है जातिवाद को लेकर के, जातियों का प्रदर्शन न किया जाए, जातीय सम्मेलन न हो, इस मुद्दे पर हम आज पारदर्शी विकास की ओर से आज डॉक्टर शास्त्री जी से बात करने आए हैं। देखिए, अपने देश भारत की जो समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो मैं मानता हूँ वो सामाजिक है। और जो समस्याएं हैं देश की, आर्थिक या शैक्षणिक या कोई भी क्षेत्र की समस्या, वो दोयम दर्जे की समस्या है। भारत की सबसे बड़ी समस्या सामाजिक समस्या है, और सामाजिक समस्या के मूल में जातिवाद। जैसे धार्मिक समस्या मूर्ति पूजा है कि मूर्ति पूजा से क्या ईश्वर की प्राप्ति होती है, ये तो धार्मिक प्रश्न है, उसकी आज चर्चा नहीं करेंगे। आपने न्यायालय के हाईकोर्ट के निर्णय की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि जातिवाद के संदर्भ में, सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में पिछले 200 वर्षों में जो चिंतन हुआ है, उस चिंतन को हमें अपने सामने रखना होगा। राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी, ये कुछ नाम हैं जो इन्होंने पिछले 200 वर्षों में इस समस्या पर बड़ी गंभीरता से विचार किया है। एक वर्ग का व्यक्ति नहीं विचार कर रहा है, इस पर विचार राजा राम मोहन राय ने किया, जिनका देहांत 1833 में हो गया, और 1828 में जिन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। इस पर विचार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, जिनका जन्म 1825 ईस्वी में हुआ और 1883 ईस्वी में जिनका देहांत हुआ। और उनके बाद जो समाज सुधारकों में आते हैं, चाहे महादेव गोविंद रानडे हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे अम्बेडकर साहब हों, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों और महात्मा गांधी रहे हों, ये चंद बड़े नाम हैं जिन्होंने इस समस्या पर विचार किया है। समस्या के मूल में ये है कि हम किसी भी मनुष्याकृति व्यक्ति को इस आधार पर निर्णय करने लगते हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ है, और हमने एक जाति बिरादरी के खांचे बना रखे हैं, और दिमाग में तुरंत आ जाता है कि अरे ये तो दलित वर्ग में पैदा हुआ है तो नीचा है, ये तो ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है तो ऊंचा है, ये क्षत्रिय वर्ग में पैदा हुआ है ये इस स्तर का है, ये बनिया है। तो किसी व्यक्ति के पैदा होने वाले और जो सामाजिक ढांचा है, जहाँ वो पैदा हुआ है, जहाँ वो जन्म लिया है, उस आधार पर मनुष्य के मन में, मस्तिष्क में, हृदय में एक रेखा बन जाती है, एक छवि बन जाती है। ये गलत है। किसी व्यक्ति का पहचान उसकी योग्यता है, उसका गुण है, उसके कर्म हैं, उसके चरित्र हैं, उसका कार्य है। मैं तो समझता हूँ कि भारत में, चाहे दुनिया के किसी भी देश में यूनियनें हैं, जैसे एक कर्मचारी यूनियन है, जैसे मजदूरों का यूनियन है, विद्यार्थी परिषद का यूनियन है, शिक्षक परिषद का यूनियन है, विद्युत काम करने वाले बिजली कर्मचारियों का यूनियन है। तो कर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर यूनियन होने चाहिए। जो ये जातीय यूनियन का औचित्य क्या है? न इसका कोई तार्किक औचित्य है, न कोई वैज्ञानिक औचित्य है। तो ये तो बहुत पहले से ये मांग करते रहे हैं। अम्बेडकर साहब का निश्चय ही बहुत बड़ा योगदान है इस मुद्दे पर, और उन्होंने लिखा है अपने साहित्य में
कि दलितोद्धार के लिए जिसको समाज में सबसे निम्न श्रेणी का समझा जाता था, जिस पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किए गए, उसके उद्धार के लिए जो कार्य हुआ 19वीं शताब्दी में, उसमें सबसे बढ़िया कार्य स्वामी श्रद्धानंद का था। उन्होंने लिखा है निरुपद्रव, उपद्रव रहित कार्य जो दिया वो स्वामी श्रद्धानंद दिया। और स्वामी श्रद्धानंद ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया कि जो ये सब लिखा है अम्बेडकर साहब ने। तो ये कार्य तो स्वतंत्रता के बाद ही हो जाना चाहिए था, बहुत तो थोड़ा हुआ है। पहले तो जाति सूचक उपाधियों का लिखना ही प्रतिबंधित होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जाति, इसका कोई आधार तो है नहीं, कोई शुक्ल है, मिश्र है, तिवारी है, सिंह है, गुप्ता है, इसका क्या मतलब क्या है, उसका परिणाम उसके जीवन में आता क्या है। तो जातीय अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, जातीय आधार पर भेदभाव को बढ़ाना, जातीय सम्मेलन करना, जातीय सभाएं बनाना, भारत में तो ये होना चाहिए था कि किसी भी जाति के नाम पर जाति का रजिस्ट्रेशन सभा के रूप में नहीं होना चाहिए। वो कोई व्यर्थ है तो फिर जातिवाद गया कहाँ। आरक्षण जो मुद्दा था वो मुद्दा नहीं है। आरक्षण तो एक वो था कि जो लोग छूट गए हैं पीछे, उनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। आरक्षण सदा रहने वाली चीज़ नहीं है। आरक्षण शाश्वत किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान यह है कि जातिवाद खत्म हो। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समूह का मूल्यांकन उसके कार्य के आधार पर हो, उसके गुणवत्ता पर विकास किया जाए, उसके चरित्र पर विकास दिया जाए। यदि हाईकोर्ट का निर्णय ऐसा आया है, वास्तव में उसको स्वागत करना चाहिए। और उसका मैं समझता हूँ कि जो जाति विरोधी पार्टियाँ हैं, जो जातिवाद का नाश करना चाहती हैं, उसका स्वागत करेंगी। अब ये इतने लोग मूर्ख नहीं रह गए हैं, या इतने लोग समझदारी में कमी नहीं है कि नहीं समझेंगे कि इसके जो निष्कर्ष क्या होंगे, इसके क्या दाव पेच खेले जाएंगे। तो राजनीतिक दलों को मुबारक, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। समाजवादी पार्टी की कुछ नेताओं का कहना है कि राजनीतिक है, ये पीडीए की डर में प्रायोजित फैसला है। एक बार बता दें आपको, समाजवादी आंदोलन के जनक कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जो समाजवादी पार्टी अपना आदर्श किसे मानती है? डॉक्टर लोहिया को मानती है। बसपा किसको मानती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानती है। और आपको जानना चाहिए, और सब प्रबुद्ध वर्ग जानते हैं कि जातिवाद के मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया में कोई भेद नहीं था। ध्यान रखिएगा, इस मुद्दे पर महात्मा गांधी में और दयानंद में भी कोई भेद नहीं। गांधी जी ने जो कांग्रेस में दलितोद्धार के लिए जो फंड बना और जो स्वामी श्रद्धानंद को उसका बनाया गया, तो बाद में उसको ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। तो ये चीज़ें हुई हैं, उसकी कार्य पद्धति पर भेद है। बाकी जातिवाद के उन्मूलन में बड़े लोगों में भेद नहीं है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो आंदोलन चलाया था, जाति तोड़ो, तो उनका आंदोलन था लोहिया का। अब पीडीए ऐसे ख़त्म नहीं होगा। ये जो समझते हैं पीडीए या कोई भी चीज़ जो समाज में उछाली जाती है या लाई जाती है, वो ये छोटे मोटे ये कार्यों से या उसके गहराई से देखना चाहिए। यदि हम कहते हैं जातीय सम्मेलन करने से क्या होगा, किसी भी प्रकार का जातीय सम्मेलन करने से क्या जातिवाद टूटेगा? ये सवाल ये खड़ा होता है। तो सम्मेलन आप सामाजिक मुद्दों पर करो ना। आप जातिवाद का जो अभिशाप है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। आप जो भी गैर बराबरी है, विषमता है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। जातीय सम्मेलनों से तो तनाव बढ़ता है। तो यदि कोर्ट ने निर्णय लिया तो हम तो इसका स्वागत करते हैं। नहीं, एक तरफ ये निर्णय कोर्ट ने लिया, दूसरी तरफ जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं। देखिए ऐसा है, वो जाति प्रमाण पत्र जारी होना अलग बात है। वो तो इसलिए जारी हो रहे हैं, जिस दिन समता आ जाएगी देश में ना, और ईमानदारी से काम करने लगे सरकार, तो ये जरूरतें नहीं रह जाएगी। मैं बताऊं आपको, सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो, तो जातिवाद समाप्त किया जा सकता है 5-10 साल में। जाति प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। आप जो व्यक्ति दबा है, कुचला है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, उसको पढ़ाई की व्यवस्था करो ना। पढ़ाई की व्यवस्था कितनी विषमता मूलक है। एक तो प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ रहा है, जहाँ के एक टीचर है, 50 लड़के हैं, और उस पर भी इतना काम लाद देती है गवर्नमेंट की, पढ़ाते नहीं है। एक प्राइवेट व्यवस्था है जहाँ 10,000, 20,000, 50,000 रुपया महीना देने वाले छात्र पढ़ते हैं। ऐसे स्कूल हैं पूरे देश में जहाँ एक बच्चा के पढ़ाई पर लाखों रुपया खर्च महीना होता है। एक वो स्कूल है जहाँ बच्चे को मिड डे मील में खिचड़ी खिलाई जाती है। तो इतनी बड़ी गैर बराबरी है, इतनी बड़ी विषमता समाज है, तो आपने तो उसको एक टोकेर के रूप में, इसको एक नमूने के रूप में आपने वो जाति प्रमाण पत्र दे दो, इसको थोड़ी सी लाभ पहुंचा दो, थोड़ा सा ये कर दो।
ये ईमानदारी का काम नहीं है। ईमानदारी क्रांति जो होती है ना, ये सुधार है, छोटा मोटा सुधार। सुधार धीरे धीरे लोग करते हैं जिससे क्रांति न हो, जिससे बड़ा बदलाव को रोकने के लिए सुधार के ये सब छोटे टोटके हैं। कायदे से क्रांति होगी ना तो जातिवाद टूट जाएगा, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं रहेगी। करिए ना, करोड़ों अरबों रुपये आप खर्च करते हैं, क्यों नहीं शिक्षा पर खर्च करते आप? अब बना दीजिए कि जिसकी भी आर्थिक क्षमता इससे कम है उसकी फर्स्ट क्लास उसकी शिक्षा व्यवस्था देंगे हम। आप पढ़ाई में भी दोगली राजनीति है। एक तरफ हिंदी माध्यम है, एक तरफ इंग्लिश माध्यम से शुरू से जीके से लेके ऊपर तक इंग्लिश माध्यम के स्कूल हैं, एक तरफ जो है देसी स्कूल हैं। और नौकरी किसको मिलेगी? सरकार पर शासन कौन करेगा? जो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ होगा। जुडिशियरी बताइए, देश की आज़ादी के बाद जुडिशियरी में बहस होती है अंग्रेजी में। जनता जिसका मुकदमा है वो क्या समझता है? बहस वकील अंग्रेजी में करता है, न्यायालय में वकील जो है वो जज जो है उस भाषा में निर्णय देता है। तो क्या मतलब है? आपने व्यवस्था ऐसी बना रखी है, सारे नौकरशाह अंग्रेजी के समर्थन में है, तो कहाँ लागू हुआ? भारत की भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसमें क्यों नहीं आप सारा काम करते हैं? तमिलनाडु में सारा काम तमिल में करिए ना। आप केंद्र से व्यवहार करना है तो आपको तमिल में करिए, अनुवाद की व्यवस्था होगी, जैसे संसद में व्यवस्था होती है। आप किसी भी भाषा में बोलते हैं, अनुवाद उपलब्ध है। तो तेलुगु का, कन्नड़ का, मलयालम का, उड़िया का, बांग्ला का व्यक्ति सारा काम अपना करे अपनी भाषा में, सरकार से पत्र व्यवहार अपनी भाषा में करे, अनुवाद की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये जो दोगली मानसिकता बना रखी है, अभी भी अंग्रेजी शासन है, आधा देश अभी भी गुलाम है क्योंकि अंग्रेजी भाषा में सारा शासन चल रहा है। तो इतनी जो गैर बराबरी है, गैर जो समता है, विषमता है, इसको रोकने के लिए सुधार का ये टोटका है, सुधार का ये कर दिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र बन जाओ, आरक्षण लागू हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। उससे कोई बदलाव हो रहा है क्या? समाज की कोई सामाजिक स्थिति कोई खत्म हो रही है क्या? तो नहीं हो रहा है। जातिवाद जो मूल अजगर है, सर्प है, इसको तोड़ने का काम होना चाहिए। इसको तोड़ने के लिए बहुत सारी बदलाव करने पड़ेंगे। सारी शैक्षिक व्यवस्था हमारी जो होनी चाहिए जनता परक होनी चाहिए। सारी भेदभाव, बड़ी भद्रलोक वाली जो पूंजीवादी व्यवस्था, बड़े अमीर लोगों की व्यवस्था है, शिक्षा पत्नी, न्याय व्यवस्था उनके हाथ में, शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज किनके हैं? उन लोगों के हैं जो बड़े बड़े इजारेदार, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो क्षमता को खत्म ही नहीं करना चाहते। तो सारी व्यवस्था ही उल्टी हुई है। तो उसमें न्यायिक व्यवस्था जो है उसको अन्यायिक व्यवस्था क्या कहिएगा? अब हाई कोर्ट का निर्णय की बात कर रहे हैं और यही सुप्रीम कोर्ट तक ने ये बताइए, ये निर्णय दे देना कि अब तुम टेट परीक्षा पास करो। सुप्रीम कोर्ट अपने गिरेबान में झांके। जो जज बनते हैं कॉलेजियम सिस्टम से, वकील LLB किया, वकील का प्रमाण पत्र ले लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, 10 साल वकालत कर लिया, पहुंच गए। श्रीपति मिश्रा मुख्यमंत्री हुए, अपने समधी को जज बना दिया। वो क्या PCSJ पास थे? तो उनको यदि सुप्रीम कोर्ट में दम है तो फैसला करें ना कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज बनता है वो 2 वर्ष के अंदर PCSJ परीक्षा पास करेंगे, कोई होगा पास। तो जब आपने शिक्षकों पर तो चला दिया चाकू, अपने लिए पास कर लीजिए। पुलिस विभाग पास कर दे कि जो व्यक्ति बन गया है हर 5 साल बाद उसको परीक्षा देने, फिजिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, दौड़ेंगे। जो व्यक्ति DSP बन गया, दरोगा बन गया, कुछ बन गया, हर 5 वर्ष बाद उसकी शिक्षा की, उसकी योग्यता की जांच होगी। तो ये क्या मतलब अंधेर नगरी गौरगंड राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा है। तो ये सारी व्यवस्था ही हमारी उल्टी पलटी है। जो अंबेडकर के भक्त हैं, जो लोहिया के चिंतक हैं, अनुयायी हैं, जो दयानंद और राजा राम मोहन राय को फॉलो करने वाले लोग हैं, क्या इस व्यवस्था से संतुष्ट है क्या? ये तो सारी व्यवस्था ही गड़बड़ चल रही है। ये काम ये होगा नहीं कुछ। इस फैसले का क्या बिहार के चुनाव में कोई असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ईमानदारी से लागू नहीं होगा। जातिवाद को समाप्त करने की किसी की मंशा नहीं है। आप क्या समझते हैं हम किसी पार्टी से बंधे हुए थोड़े हैं? सारी पार्टियां जाति के आधार पर टिकट देती है कि नहीं देती है? बताइए आप। जातीय आधार पर गुणा भाग लगाकर सारी पार्टियां टिकट देती हैं, जातीय आधार पर गोलबंदी करती हैं, जातीय आधार पर। आज भी भारतवर्ष की चुनावी व्यवस्था में जातिवाद सब बहुत मुख्य रोल अदा करता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए, कौन जिम्मेदार है? सब जिम्मेदार हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारें सब, सरकार भी तो हम यहाँ बनाते हैं। तो देश का सामाजिक ढांचा जिम्मेदार है, देश का धार्मिक ढांचा जिम्मेदार है। जब धार्मिक पाखंडी लोग ये जातिवाद के पक्ष में बोलते हैं, पाखंडी आचार्यों की इज्जत होती है, उनका महिमा मंडन होता है, और वो गैर बराबरी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा समझता हूँ हिंदू समाज का ये धर्माचार्यों का योगदान है।
जो जातिवाद का खुला नंगा नाच खेलते हैं, जो आदि कहते हैं औरतें गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, ये शूद्र की व्यवस्था, जनगत व्यवस्था की बात करते हैं। बताइए, उन लोगों को वो संविधान उनकी आस्था है। तो ये इसलिए नहीं, बहुत कारगर इसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि ईमानदारी है नहीं। किसी राजनीतिक दल में जातिवाद को समाप्त करने की इच्छा नहीं है, इसलिए इसका बस ये है कि निर्णय गलत नहीं है, लेकिन इसका बहुत जिस उद्देश्य को लेकर के ये निर्णय लिया गया है वो इसलिए फलीभूत नहीं होगा कि किसी की मंशा में ईमानदारी नहीं, जुडिशरी के मंशा में ईमानदारी नहीं है। जुडिशरी ने क्यों, जब आरक्षण सिस्टम लागू हुआ तो जुडिशरी ने क्यों नहीं आरक्षण लागू किया? अब बताइए, आपने और जगह लागू किया आरक्षण, वहाँ कोई आरक्षण ही नहीं है। यदि आरक्षण सही है तो वहाँ भी लागू करो, और नहीं सही है तो खत्म करो, जातिवाद खत्म करो। आरक्षण के मूल में जातिवाद है, जातिवाद खत्म करने का कोई सोचता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि हम जातिवाद को समाप्त करेंगे। करें भाई, हम तो कहें कि किसी की व्यक्ति की हम आरती उतार के थाली लेके आरती उतारें। यदि जो व्यक्ति जातिवाद जैसे भयंकर विष को, जो भारत के गुलामी के जड़ में है, अब बताइए, भारत ये कहते हैं विश्वगुरु भारत था तो गुलाम क्यों हुआ? बताएं पाखंडी लोग, कि भारत गुलाम क्यों हुआ? लोहिया जी ने लिखा है कि दुनिया में कोई देश इतने लंबे समय तक गुलाम नहीं रहा। बताइए, इतना कौन गुलाम रहा? क्यों भारत विदेशी आक्रांता आए, आप पर चढ़ बैठे, राज्य कर बैठे। आपकी आबादी इतनी ज़्यादा थी, 30 करोड़ आबादी थी 1825 में। 1825 ईस्वी में 30 करोड़ आबादी थी भारत की। उस भारत में बांग्लादेश भी था जो आज का, और पाकिस्तान भी था, बर्मा म्यांमार भी था। इतने बड़े देश में 30 करोड़ आबादी थी और 3 लाख भी अंग्रेज नहीं थे भारत में उस समय। 1 लाख अंग्रेज थे, उसमें सब मिलाकर थे, शासन करते थे। तो आप 1 लाख व्यक्ति, 30 करोड़ व्यक्ति पर शासन करता था, क्यों करता था? क्या जवाब है पाखंडियों के पास? केवल कास्टिज्म का प्रश्न सकता था, क्योंकि देश में एकता नहीं थी। इसका मतलब आप मानते हैं जातिवाद के कारण देश गुलाम? और क्या? तो हम क्या मानते हैं? तो सभी मानते हैं। जो नहीं मानते महामूर्ख है, धूर्त है। जो कहे देश भारत की गुलामी का मेन कारण जातिवाद है, मेन कारण जातिवाद है। दूसरा कारण है कि धर्म के नाम पर पाखंड करके मूर्ति पूजा आदि तमाम तरीके से पैसा लूटना, मंदिरों में इकट्ठा करना, उसको लूटने आते थे लोग। तो ये तो मेन कारण तो यही है, जातिवाद है। इसी एकता ही नहीं थी, आपकी एकता नहीं। तो लॉर्ड क्लाइव जब घुसा मुर्शिदाबाद में हरा करके, तो 200 सैनिक उसके साथ थे, और देखने वाले लाखों लोग थे। पत्थर भी मारते तो मर जाते, गिर जाते। 200 आदमी को लेकर के कोई शान से नगर में प्रवेश कर रहा है, और लाखों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं। किसी के मन में नहीं आ रहा कि हम गुलाम हो रहे हैं, हमारे पर विदेशी सत्ता आ गई है। तो क्या कारण है? यही कारण है। वो क्या कारण है? हेमू का साथ नहीं दिया। हेमू की लड़ाई जो अकबर से हुई, तो इसलिए साथ नहीं दिया वहाँ के लोगों ने, क्षत्रियों ने, कि बनिया है, कि बनिया घर में पैदा हुआ व्यक्ति राजा रहेगा। तो कास्टिज्म के कारण ही देश गुलाम हुआ है। कास्टिज्म के कारण ही देश आज अनेकता में बटा हुआ है। आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद पनप ही नहीं सकता जब तक देश में जातिवाद है। जातिवाद को जड़ से समाप्त करने की जरूरत है। इसके लिए हमें तो विश्वास नहीं रह गया है कि लोकतांत्रिक ढांचे से ये कभी देश सुधरेगा भी। ये तो कभी कभी हमें लगने लगता है कि माओ से तुंग ने जो क्रांति की थी, यद्यपि मैं खून खराबे के खिलाफ हूँ, हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं उस शब्दों में कहना चाहूँगा जैसे गांधी ने कहा था। कुछ लोगों ने गांधी से कहा कि यदि अस्पृश्यता मिट गई तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। मालूम है गांधी ने क्या कहा? कहा कि हिंदू धर्म का समाप्त हो जाना मुझे कबूल है, लेकिन अस्पृश्यता नहीं रहनी चाहिए। यदि अस्पृश्यता के आधार पर यदि हिंदू धर्म का ये परिभाषा करते हो तो ऐसे हिंदू धर्म का नष्ट हो जाना बेहतर है। ऐसे ही मैं तो मानता हूँ कि अहिंसक क्रांति हम देख रहे हैं, ईमानदारी, नेताओं की ईमानदारी नहीं है। वास्तव में गांधी का रास्ता सही रास्ता था, खून खराबा का रास्ता कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ईमानदारी नहीं। लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत नहीं होती हैं। हम आज भी किसी जात पाति के आधार पर वोट देते हैं, आज भी हम मजहब के आधार पर वोट देते हैं, सांप्रदायिक आधार पर विभाजित होते हैं, जातिगत आधारों पर विभाजित होते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन आदमी ईमानदार है, कौन चरित्रवान है, कौन समाज के लिए काम करेगा। यदि सोच के ऐसा निर्णय हो तो बहुत फायदा होगा, ये तो मैं मानता हूँ। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश? युवा पीढ़ी को तो मुझे दुख इस बात का है, जब मैं युवा था, जब मैं पढ़ता था 75 में, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन पढ़ता था, उस समय युवा सामाजिक मुद्दों को लेकर के लड़कों में आंदोलन छात्रों में होता रहता था। आज कहीं छात्र आंदोलन दिखता है आपको? किसी यूनिवर्सिटी में किसी
कहीं छात्र आंदोलन दिख रहा है किसी मुद्दे पर? सरकारें खुद कुचल रही हैं उसको। नहीं, सरकारें कुछ है ही नहीं, कोई छात्र सभा ही नहीं है। बताइए कि समाजवादी युवा सभा हुआ करती थी, आपको स्टूडेंट फेडरेशन हुआ करता था, वामपंथियों का संगठन था, छात्र संगठन थे, छात्र वाली मुद्दे उठाते थे। आज कौन सा मुद्दा है? आज कोई छात्र आंदोलन नहीं हो रहा, युवा आंदोलन नहीं है। युवा तो आजकल शराब में हैं, यूट्यूब में लगे हुए हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, उनको फालतू चीज़ों में बहा दिया गया है, चाहे भाग गए हैं। देश के बदलने वाली, देश के क्रांति करने वाली, देश में गैर बराबरी को खत्म करने वाली, विषमता को खत्म करने वाली, गरीबी खत्म करने वाली, शिक्षा ठीक से देने वाली, रोजगार परक हाथ में कला कौशल सौंपने वाली, ये इस प्रकार के ईमानदारी के नेता ही नहीं रह गए। बहुत कम होंगे, एक आध दो होंगे। हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। सब मैं नहीं मानता कि किसी एक पार्टी में सब अच्छे हैं और किसी विशेष पार्टी में सब खराब। थोड़े बहुत अच्छे हर पार्टी में लोग। राजनीतिक दलों के लिए क्या संदेश है, टिकट कैसे देना चाहिए? राजनीतिक दल वाले तो पहले तो केवल चुनाव के समय पर सक्रिय होंगे, टिकट देंगे तो वो तो देखते कौन जीतेगा कौन। देश में जातिवाद को तो राजनीतिक दल बढ़ाते हैं। इस प्रकार की संस्कृति का विकास क्यों नहीं करते कि जनता के अंदर चेतना हो, लोकतांत्रिक चेतना हो, सामाजिक चेतना हो, उसके आधार पर मतदान किया करें। मतदान का आधार संप्रदाय और जाति क्यों बनता है? देश की सबसे बड़ी समस्या है सांप्रदायिकता और जातिवाद। सांप्रदायिकता के आधार पर गोलबंद होते हैं लोग, सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित होते हैं, जातिवाद के आधार पर विभाजित होते हैं। इसको जो है मैं समझता हूँ सभी दल इसको पोषण करते हैं। कोई छिप कर करता है, कोई थोड़ा सामने करता है, कोई और आगे करता है। तो ये बात तो ठीक है। मैं कोई भी संस्था, कोई भी अभिकरण यदि कुछ भी निर्णय सही ले, थोड़ा बहुत भी ले, तो उसका स्वागत करना चाहिए। हाई कोर्ट का ये निर्णय स्वागत योग्य है और ये तो पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होना चाहिए कि ये सब लोग विचारें कि जातिवाद को कैसे खत्म करना चाहिए, चाहे संवैधानिक तरीके से, कार्यपालिका से, न्यायपालिका सोचे, कार्यपालिका सोचे, विधायिका सोचे, सामाजिक संगठन सोचे, धार्मिक संगठन सोचे, सब लोग मिलकर के इस विषधर को पन को चलना होगा। आसान काम थोड़े है। जो 3000 वर्षों से जातिवाद का जो दंश झेल रहा है भारत, आप समझते हैं इस टोने टोटके से खत्म होगा? लेकिन उस दिशा में टोटका ही सही, मैं तो इसको टोटका मानता हूँ। उसका प्रभाव इसलिए नहीं होगा कि राजनीतिक दलों में ईमानदारी बची नहीं है, मारामारी मची हुई है सत्ता को लेकर के, इसलिए होगा, लागू है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ईमानदारी से इसको कोई पार्टी लागू करेगी नहीं, दिल से नहीं करेगी।